गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 11वीं क्लास में बीए यानी वाणिज्य संचालन और व्यवस्था क्लास 11वीं में आपको पाठ 5 धनधार्मिक सेवाएं भाग स्वरूप 1 के विषय में समझाऊंगी। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने अव्यक्त कुटुंब के विषय में जाना, उसके बाद साझेदारी के विषय में जाना, उसका अर्थ जाना, फिर साझेदारी के लक्षण क्या क्या होते हैं वो जाने। अब हम उसके लाभ के विषय में जानेंगे। लाभ। सरल एवं मितव्ययी स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि क्या है? सरल और मितव्ययी है। मतलब साझेदारी पीढ़ी में स्थापना विधि बहुत ही सरल और आसान होता है। स्थापना विधि के लिए कोई विशेष कानूनी विधि से गुजरना नहीं पड़ता। इसमें स्थापना के लिए कोई विशेष कानूनी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है। कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं बल्कि हितकारी है। साझेदारी पीढ़ी के अनुसार उसका पंजीकरण करवाना मतलब अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर आप कर लो तो आपके लिए वो फायदेमंद होता है। कार्यक्षम संचालन। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से उनके विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव का लाभ पीढ़ी को प्राप्त होता है। देखो, साझेदारी पीढ़ी में क्या रहता है बच्चों, अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनके ज्ञान, बुद्धि, उनके अनुभव के लाभ का लाभ किसको मिलता है? साझेदारी पीढ़ी को प्राप्त होता है। धंधे का संचालन साझेदारों के हाथ में ही होने के कारण वे संचालन में विशेष रुचि तथा सावधानी रखते हैं। साझेदारों का कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होने से पीढ़ी का कार्यक्षम संचालन होता रहता है। साथ में वृद्धि। इसके बाद है साख में वृद्धि। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं है। तो प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या है? असीमित होता है, इसलिए वो किसी पीढ़ी को उधार या माल देने के लिए हिचकिचाते नहीं है। लेनदार अपना ऋण किसी भी साझेदार की व्यक्ति संपत्ति से वसूल कर सकता है, इसलिए व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी वाले धंधे को अधिक साख प्राप्ति की संभावना होती है। अधिक पूंजी। साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक साझेदार होने से अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में धंधा विकसित हो तो अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो नए साझेदार को प्रवेश देकर अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है। 5वां, श्रम विभाजन का लाभ। पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता के साथ उनकी शक्तियों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक साझेदार को उनकी शक्ति और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपने से श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो पीढ़ी में क्या है, अलग अलग साझेदार की योग्यता, कुशलता, बुद्धि ये सब अलग अलग होती है। तो उनकी योग्यता के हिसाब से अगर हम कार्य उनको सौंपेंगे तो क्या है, हम लाभ भी हमको आसानी से प्राप्त होगा और कार्य भी शीघ्रता से प्राप्त होगा। योग्य निर्णय। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उस पर चर्चा विचारणा होती है। साझेदारी में क्या है, कोई भी निर्णय लेने के पहले जो 3-4 लोग साझेदार रहते हैं उनके बीच में चर्चा विचारणा होती है। मतलब चर्चा करते हैं कि ये निर्णय लेंगे सही होगा कि नहीं होगा, ये सब की चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक साझेदार का मंतव्य लिया जाता है। प्रत्येक साझेदार का मंतव्य यानी कि उनके मन की बात भी पूछी जाती है, मतलब उनकी बात भी सबके सामने रखी जाती है। तत्पश्चात धंधे के हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। उसके बाद धंधे में सबकी सहमति से निर्णय लिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में सभी साझेदारों के ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त होने से त्रुटि युक्त निर्णयों की संभावना अल्प होती है। निर्णय प्रक्रिया में क्या होता है, सभी साझेदारों के ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त होने से क्या है, त्रुटि युक्त निर्णयों की संभावना अल्प होती है। यानी कि सब साथ में निर्णय लेते हैं तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ही कम होती है।
परिवर्तनशीलता। साझेदारी ऐच्छिक करार है। इस अनुबंध में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। साझेदारी क्या इच्छा से किया गया करार है। इस अनुबंध में आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। परिवर्तित होते संयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालन और इसके ढांचे में भी आवश्यक परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। सामान्य रूप से साझेदारी के धंधे में कोई भी कार्य सभी साझेदारों की सहमति से होता है। साझेदारी का धंधा का जो कार्य रहता है वो सभी साझेदारों की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णयों में किसी भी एक साझेदार की असहमति हो तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर पीढ़ी के निर्णय में किसी भी साझेदार की अगर सहमति ना हो, मतलब 4 साझेदार हैं, अगर उसमें से कोई एक साझेदार सहमत ना हो तो उसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता है। कोई भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की मांग कर सकता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण होता है। देखो इसमें क्या है, साझेदार अगर वो नहीं चाहता है कि उसमें जुड़े रहे कुछ समय बाद तो वो उसमें से निकल सकता है। ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। देखो इसमें क्या रहता है, ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क रहता है। व्यक्तिगत मालिकी की तरह साझेदारी में भी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होने से आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक सदस्य होने से आर्थिक सत्ता सभी साझेदारों के मध्य विभाजित हो जाती है। आयकर का अल्प बोझ। साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक साझेदार को साझेदारी अनुबंध के अनुसार विभाजित हो जाने से आयकर का बोझ अल्प होता है। देखो साझेदारी पीढ़ी का लाभ क्या प्रत्येक साझेदारी के साझेदारियों के बीच में होता है। इससे क्या है, उनका लाभ का विभाजन होता है और इससे आय का बोझ क्या है, कम हो जाता है। मतलब उनका आयकर का बोझ क्या है, उनके ऊपर कम रहता है। तो धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपको साझेदारी पीढ़ी के सीमाओं के विषय में समझाऊंगी।